ये आज सीनियर सिटीजन विशेष है और बहुत उत्साहजनक पार्टिसिपेशन नहीं है इस समय। मुझे लग रहा है कि सीनियर सिटीजन का जो एक बार लिस्ट बनी थी, लखपत सिंह सर ने बनाई थी, इसके अलावा एज वाइज तो वो आंकड़े हैं नहीं है। व्यवसाय के साथ कुछ आंकड़े हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन के जो हमारे पास 2021 के सेंसस में 104 मिलियन टोटल सीनियर सिटीजन थे अबव 60 इयर्स, और जिसमें से 53 मिलियन तो महिलाएं थी और 51 मिलियन पुरुष। आप सोच रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी हमारे सीनियर सिटीजन में बहुत ज्यादा है, होना चाहिए लेकिन दिखती नहीं है। इसी तरीके से 2000 ये हम 2011 की बात कर रहे थे, 2021 में इस समय 138 मिलियन सीनियर सिटीजन हैं कंट्री में, जिसमें से समण ऑलमोस्ट 85% ले लीजिए अगर, तो भी कम से कम 11-12 करोड़ के आसपास होंगे। इनमें से भी हैरत अंगेज बात है कि 71 मिलियन महिलाएं हैं और 67 मिलियन पुरुष। ये आंकड़े आपको शायद पता ना हो, तो भविष्य में तिलकराज सर इस पर भी हम लोग विचार करेंगे कि हम लोगों के पास आंकड़े हैं, अब हम लोग इकट्ठा करेंगे फ्यूचर में या शुरू करेंगे अगले उससे सब मिलके कि हमारे पास एज वाइज आंकड़े भी होने चाहिए और व्यवसाय वाइज। महिला पुरुष के तो हैं, तो उसके हिसाब से हम जो इन आंकड़ों का विश्लेषण करके उसी हिसाब से हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो सीनियर सिटीजन की बात करनी थी। मैं आपको बता दूं, संडे को हमारी एक छोटी सी संगीत थी, पारिवारिक संगीत कह सकते, कानपुर में। छोटी थी, 50-60 लोग थे, लेकिन उसमें कई संगठनों के लोग थे। रामसेव के भी थे, भारतीय बौद्ध महासभा के थे, कुछ एनजीओ थे, और बहुत ही सार्थक बातें हो रही थी। किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं था। मात्र एक व्यक्ति ऐसा था जो पॉलिटिकल बात की तरफ अपने आप को ले जा रहे थे, खैर उसको रोका गया। इसी में एक आम जो सवाल होते हैं, हम आज जो लोगों की शंकाएं होती, जैसे अभी इनकी थी, ऐसी बहुत सारी शंकाएं कि हम क्यों जुड़े, हमको क्या लाभ है, इनके जवाब आते हैं। लेकिन अब की बार एक सज्जन जो एक एनजीओ से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि सर हम एक संगीत करना चाह रहे हैं, एक बैठक करना चाह रहे हैं जिसमें हम मलिन बस्ती में काम करते हैं और आप उसमें आइए और हम वहां पर भीड़ इकट्ठी कर देंगे। तो मैंने कहा क्या मलिन बस्ती में करते हैं? शिक्षा की बात कर रहे थे और कुछ बात कर रहे थे। तो मैंने कहा पहले तो आप मलिन बस्ती की परिभाषा को समझ लीजिए, आपके यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन पहले कुछ चीजें समझ लीजिए, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा क्लियर ना हो। अर्बन स्लम्स में सिर्फ कुछ लोग ये मानते हैं कि जहां सफाई कर्मचारी सारे के सारे रहते हैं वो मलिन बस्ती है, या कुछ लोग समझते हैं कि जहां सारे गरीब लोग रहते हैं वहां मलिन बस्ती है। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो मलिन बस्ती का स्लम्स की परिभाषा है वो भिन्न है। उसमें स्लम्स में वो लोग हैं जो ऐसी जगह बाहर से आए हैं, आसपास के गांव से आए हैं,
या शहर के बीच में रह रहे हैं या किनारे पर रह रहे हैं, वो हमारी सुविधाओं से डिप्राइव्ड हैं। जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी की सेवाएं नहीं मिल रही हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं है, सीवर नहीं है, या उनके पास रोजगार नहीं। इस तरीके के बहुत सारे जो स्लम्स के हैं, और हमारे यहाँ जो स्लम्स जिनको कहते हैं उससे कई गुना स्लम्स हैं। जैसे जो बाहर से या हमारे आसपास के गांव से या जो डिप्राइव्ड लोग हैं वो तो स्लम में हैं ही, ऐसे लोग भी हैं जो घोर अंधविश्वास में, कर्मकांडों में और भी तरीके के पाखंडों में उलझे हुए हैं, वो स्लम्स में ही आते हैं। तो मैंने उन श्रीमान जी से पूछा, मैंने कहा आप जो है ना, इनमें से कौन सा काम करना चाह रहे हैं जो संघ के हित में हो। समर संघ की हम बात करेंगे। उस दिन मैंने कहा कि हम समर संघ के बाहर कोई बात नहीं करेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आपने मुझे समझ लिया है, हमने आपको समर ग्रंथ दिए, मुफ्त में दिए सबको, अगर आप समझ रहे हैं तो हमको ये बताइए कि आप ऐसा कौन सा काम करना चाह रहे हैं जो हमारा संघ बढ़े। मैंने उनको याद दिलाया कि देखिए मैं धरातल का आदमी हूं और ऐसे बात नहीं करता हूं कि हवा में कोई बात कर। 92 में जब मैं कानपुर में ही था, एक सर्वेक्षण हुआ था, तो ऑलमोस्ट 300 प्लस यहाँ पर एनजीओ, संगठन वगैरह वगैरह। जाहिर है कि सारे के सारे एनजीओ, संगठन कोई भी मुफ्त में काम नहीं करता है, पेड सभी होते हैं। कुछ लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट एड लेते हैं। और वो करते क्या हैं, पहले तो स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे स्लम्स में, सरकारी चिकित्सक कहीं से सिफारिश करके सरकारी चिकित्सक वहां लगाएंगे, और टीकाकरण है या 2-4 पैकेट दवाइयों के ले गए, बरसात का मौसम है क्लोरीन टैबलेट ले गए, बुखार है तो पैरास्टामोल टैबलेट ले गए, वहां पर बांट के जितने लोग गए उससे तूने वहां पर कैमरे साथ में लाए और फोटो वोटो खींच के काम हो गया। कुछ लोग शिक्षा के नाम पर स्लम्स में एक ब्लैक बोर्ड ले जाते हैं, 1-2 पैकेट पेंसिल बॉक्स, इरेजर, कुछ कॉपी और ढेर सारे कैमरे, ये चलता रहता है। कुछ लोग बहुत दयालु बनते हैं और सर्दियों में कंबल बांट के आते हैं। कुछ लोग बाढ़ के समय पानी निकालने के लिए दिखावा करते हैं। तो मैंने कहा इतने सालों से कम से कम कानपुर के स्लम्स को मैं 90 में आया, 90 से मैं जानता हूँ, जहां पहले थे वहां आज भी है, आज भी पानी में डूब के मर रहे हैं, छत गिर रही हैं। मैंने कहा कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये संगठन, इनको कुछ मिलना चाहिए कहीं पर। तो उन्होंने कहा कि हम ये काम शिक्षा के लिए और ये सब। मैंने कहा कि देखिए ये सारा का सारा जो संवैधानिक रूप से जो हमको संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है उसमें स्टेट वेलफेयर के अंतर्गत आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भुखमरी, इनसे दूर, इनको दूर करने के लिए हमारी सरकारें काम करती हैं, और वो सरकारें तभी काम करेंगी जब आपके पास संघ हो, आप में ताकत है। बाकी ऐसे ये फुटकर मैं संगम पर जाके वहां पर भोजन वितरण कर दिया और हो गया। कोई स्लम्स में हमको ये बताइए कि कितने स्कूल खुले, कितने चिकित्सालय खुले, कितने को गरीबी दूर करने के लिए रोजगार का अवसर मिले। हमारे संविधान के जो अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये काम करने का कोई, मैंने कहा मैं आपके यहाँ आऊंगा और पहले चरण में
आप उन लोगों को इकट्ठा करिए, हमको भीड़ नहीं इकट्ठी चाहिए। स्लम्स में बहुत सारे अंधविश्वास भरे पड़े हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, कोई अलग मान्यता का है, कोई अलग मान्यता का है। हमको ऐसे लोगों का आप एक बैठक कराइए जो समझ सके, संघ की बात को समझ सके, संघ की कंसेप्ट को समझ सके, इसकी आइडियोलॉजी को समझ सके। हम इसके लिए आपको समण ग्रंथ देंगे, उनको पढ़िएगा, अभी भी दिए। तो खैर वो इससे कन्विंस हुए कि ठीक है। तो फिर मैंने कुछ जो कॉमन चीजें हैं वहां पर डिस्कस की, और मुझे लग रहा है कि ये सभी के लिए हैं। और हमारे बीच में इस तरह के प्रश्न बहुत सारे उठा करते हैं कि सवाल ज्यादा होते हैं, पहले दिन जुड़ेंगे और इस तरीके के सवाल करेंगे, जबकि ये पहले भी हम लोग चर्चा करते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, बात करिए। और बात करने में आपके सुझाव, आपकी समस्या बताना और सुझाव बताना, दोनों चीजें सम्मिलित हैं। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो डेफिनेटली आप स्वयं ही समस्या हैं, और ऐसे लोगों की भरमार है, जिनमें से एक श्रीमान जी अभी थे। ये वास्तव में संघ के लिए ही नहीं, ये सोसाइटी की समस्या है, जो समस्याओं को सिर्फ समस्या समस्या करते हैं। इनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी समाधान नहीं है जिसके जिसके साथ में आते हो। जो बहस कर रहे थे सरल सी बात को, तो देखिए मैंने ये सभी के लिए है कि संघ में आने के लिए या संघ के जो सक्रिय सदस्य बनने के लिए पहला और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है या नियम है, वो हमारे 10 गोल्डन नियम हैं, जिनका रोज वाचन होता है। मैं एक बार फिर से उसको बता रहा हूं कि केवल समण, मैं डिस्कशन इस पे नहीं करूंगा क्योंकि सारे के सारे बहुत लंबे हो जाते हैं, और सभी हमारे साथी समझदार हैं। केवल समण, चंदा कभी नहीं। हमारे सभी एनजीओज और इनमें बगैर धन के, अभी अब मुझे फिर वही कहना पड़ रहा है कि इनकी सारी समस्या तो ये थी कि भारत सरकार में जो बजट है वो हमको क्यों नहीं मिल रहा है, या किसको मिलना चाहिए, हम कैसे छीने, क्या करें, ये इनकी समस्या है। जबकि संघ को समझ नहीं पा रहे हैं कि संघ क्या है। संघ एक ग्रुप है, एक समूह है, इकट्ठा है हम सब लोग, जिसमें चंदे का कोई रोल नहीं है। ये बहुत बार समझाया जाता है, शायद ये जुड़े नहीं है या कुछ भी है। जाति अभ्यास कभी नहीं, केवल संघवाद, पद प्रतिष्ठा माला, इनका कोई औचित्य नहीं और इनका कोई स्थान नहीं है संघ में। पंजीकरण कभी नहीं किया जाता है। संघाधिशेष सबसे ऊपर, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। इस पर भी बहुत बहस होती है। बार बार बताया जाता है कि ये संघ राजनीति में नहीं जाता है, कोई भी जा सकता है। हम अपनी ताकत के लिए संघ इकट्ठा हो रहे हैं, संघ के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल उसमें पावर गेन करना चाहते हैं, इसके अनुरूप करना चाहते हैं, तो आप बेशक विद परमिशन और विदाउट परमिशन जा सकते हैं। अभी आर के बौद्ध सर ने अभी बताया ही था, संघ घातक की कभी वापसी नहीं। और 10वां नियम ये कि अब चीज ये है, कुछ सवाल होते हैं कि इसका संस्थापक कौन है। हम ये कॉमन प्रश्न जो है ना आज रख रहे हैं, ताकि संस्थापक कौन है। संघ का संस्थापक
नेचर है, प्रकृति है। ये हमारे समण ग्रंथ में है, जिनके पास नहीं है उनको ले लेना चाहिए। इससे सस्ती कोई किताब नहीं मिलती है और इनको पढ़ना चाहिए। संघ की सदस्यता कैसे मिलती है? ये जो समण है वो एक्चुअली जनजात समण है, संघ का सदस्य है, लेकिन एक्टिव होने के लिए आपको समझना पड़ेगा, गोल्डन रूल्स को मानना पड़ेगा। संघ का मालिक कौन है, ये प्रश्न उठता है। बल्कि ये तो इतना ज्यादा उठता है कि कानपुर में बैठक में एक श्रीमान जी तो यही कह रहे थे कि आपके यहाँ जिसने ये वीडियो बनाया, जो संघ को चलाते हैं, हमने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमारी बैठक में इसके पहले भी जुड़ चुके हैं, इसमें व्यक्तिवाद नहीं है, कोई व्यक्ति यहाँ काम नहीं करता है, कभी कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, ये संघ है और संघ की बात करिए। इसलिए आप लोग समझ लें कि संघ का मालिक संघ ही होता है। धम्म का जो मालिक है धम्म ही होता है, संघ का मालिक संघ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों जुड़े, तो मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि आप लोग शाम को बैठ के डिनर टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर क्यों इकट्ठा बैठते हो, या क्यों समूह में बैठ के सब लोग खाना खाते हो, जमीन पे बैठ के खाते हो, या क्यों इकट्ठा होते हो? क्यों आपके गांव में छप्पर उठाते हैं तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं? सरल सी चीज है कि हम क्यों जुड़े। ये सवाल ऐसा बचकाना है कि इसका जवाब उनको स्वतः मिलेगा, जब मिलेगा जब वो चारों तरफ देखेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल है, मैं कोट कर सकता हूं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। तो हमको संघ से क्या मिलेगा, ये हमारे ग्रंथ में बहुत ही क्लियर दिया गया है कि हमको सुरक्षा मिलेगी, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, व्यापार में हम लोग सहयोग कर सकते हैं, देश विदेश में समणों की पहचान होती है, और सबसे बड़ी चीज संघ में जुड़ने के बाद आपकी एक आइडेंटिटी होती है। सबने लिखा हुआ है कि समण फला फला समण, मतलब समण एक आइडेंटिटी है। अभी हमारे यहाँ एक स्पोक मिस्टर राधेश्याम जी अध्यापक, उनको ऐसे एक मौका मिला, उनका कोई एक रिलेटिव मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर में भर्ती था और उनको हेल्प चाहिए थी, वो कानपुर में थे, नहीं पहुंच सकते थे जल्दी, लेकिन हमारे भाइयों ने, समण भाइयों ने मुंबई में महाराष्ट्र से वहां पर जो उपस्थित थे, उन्होंने उनकी तत्काल हेल्प किया और इसके लिए वो सबके आभारी हैं। ये होता है संघ में सहयोग। संघ में हम क्या कर सकते हैं, जहां भी इकट्ठे होंगे एक दूसरे से कष्ट पूछेंगे, एक दूसरे कष्ट का निवारण करेंगे, कोई खर्च नहीं है, खर्च की कोई बात ही नहीं है। जब भी कोई जरूरत पड़ती है, अभी देखिए हमारे यहाँ पढ़ाई की बात होती है, इस पर भी चल रहा है कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी डॉक्टर्स करेंगे, ऑनलाइन कंसल्टेंसी जुडिशरी में भी होने जा रही है, करेंगे। ये हमारे उपलब्धियां हैं, ये हम चाहते हैं कि संघ में जुड़ेंगे तो क्या फायदे, ये हमारे सभी स्पोक साथियों को भी रटा होना चाहिए कि सवाल ये अक्सर आते हैं और खासकर बैठकों में आते हैं, चलते फिरते आते हैं कि हम जब जूम मीटिंग पर होते हैं तो बहुत सैकड़ों जानकारियां हमको नई नई मिलती, जिनको हम नहीं जानते हैं। हम लोग डिफरेंट आंकड़े बताते हैं। मैंने अभी बताया कि हमारे सीनियर सिटीजन के
ये पॉपुलेशन है इंडिया में। ये आंकड़े हम कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके आपको बताते हैं और आपको ये देखते हैं। महिलाओं को ज्यादातर जो इंडोर हैं उनको देश दुनिया की बहुत सारी जानकारी मिलती है। ना जुड़ने से क्या नुकसान है? हम नहीं जुड़ेंगे, लोग कहते हैं कि हम नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? नहीं जुड़ेंगे ये पहले भी है कि अगर कोई विपदा आती है तो जो हमारा संगी है वो लाभ का पहले हकदार है और बाकी के लोग बाद में हैं। ऐसा नहीं है कि संघ किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन आपातकाल में मदद के लिए डेफिनेटली वो पहले हकदार हैं और वो संपर्क भी पहले होता है। और इसके पहले भी हम देख चुके हैं, कोरोना पीरियड में देख चुके हैं। कोरोना पीरियड में लोग बेड के लिए, वार्ड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए किस तरीके से मारे मारे फिर रहे थे। हमारा संघ उस समय उतना मेच्योर नहीं था, संख्या कम थी, वरना जितना हमारे समर भाइयों ने कष्ट उठाया शायद उतना न उठाना पड़ता। जहां जिसकी पैठ थी वो वहां हेल्प करता और हेल्प किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हुआ है। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एडमिशन करवाया और जितना संभव हो सकता था हमारे जो चिकित्सक साथी थे उन्होंने हेल्प किया। दूसरे फील्ड में भी हमारे साथ के लोग हेल्पिंग उसमें होते हैं। संघ में नहीं जुड़ोगे तो शिकार रहोगे, शिकारी नहीं। तुमको अगर शिकार बनना है तो मत जुड़िए, शिकारी बनना है तो जुड़िए। ये हमारे बहुत सारे चीजें हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हमारा जो संघ है वो धार्मिक है? बहुत स्पष्ट है कि हमारा संघ बिल्कुल धार्मिक नहीं, कतई धार्मिक नहीं है। हम भगवान बुद्ध के नियम कानून से, विनय पिटक से बहुत सारी चीजें लेके संघ के कानून बने हैं। हम नमो बुद्धाय भी कहते हैं, बंदगी साहिब की कहते हैं। हम सतनामी हैं उनके भाई आदर करते हैं, बाबा साहब का आदर करते हैं, संत रविदास का आदर करते हैं, महात्मा फुले का करते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हैं सब हमारे लिए आदरणीय हैं और सभी का सम्मान करते हैं। हम धार्मिक नहीं है। मेरा परिवार, मेरा स्वयं का परिवार बचपन से कबीरपंथ से जुड़ा हुआ। मेरे चाचा, पिताजी, माताजी, चाची जी सभी कबीरपंथी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफेद कपड़े पहन के बैरागी थे, नहीं थे। वो हमारे जमीन थी, खेतीबाड़ी है, उसमें व्यस्त रहते थे। इसका मतलब ये नहीं हम लोग भगवान बुद्ध की देशनाओं को मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीवर धारण करके घूमेंगे। आप संघ में जुड़ के आप आंकड़े देखिए तो आप खुद पाएंगे कि आप इससे क्या कर सकते हैं। कितना धार्मिक लोगों ने जुड़ के कर पाया है। 1% भी नहीं है बुद्धिस्ट। तो ये भी मन से विचार निकाल दीजिए। हमारे बहुत सारे साथी सिर्फ एक ही गुणगान करते हैं। एक हमारे साथी हैं कानपुर में, वो कोई भी व्हाट्सएप पर पोस्ट डालते हैं तो कहते हैं कि सभी चीजों का समाधान एक है कि बौद्ध धर्म अपना लो, बौद्ध हो जाइए। हमारे साथी SR बौद्ध ने तो उनसे ये कह दिया कि अभी तक आप अपने नाम के साथ कुरिल नहीं हटा सके और तुम बात कर रहे हो कि बौद्ध हो जाइए। क्यों बौद्ध हो जाइए? बौद्ध बुद्धा की ही नहीं, हमें वो सारी टीचिंग्स, वो सारे देशनाएं वो माननी पड़ेंगी, उन पर हमको चलना पड़ेगा। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के जो भी देशनाएं थी, विनय पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, सभी में
सुत्त पिटक में, जो बहुत डिटेल में पढ़ा, और उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी पाई कि जो बदलने लायक है, जो एकदम से सच्ची नहीं है। बाबा साहब ने परिभाषा बदली। विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, जहां भी अवेलेबल है, पुनर्जन्म की व्याख्या, बाबा साहब ने पुनर्जन्म की व्याख्या की, कितनी खूबसूरत व्याख्या की। उनकी मूल चीज को समझना चाहिए, उनकी मूल अवधारणा भगवान बुद्ध की समझना चाहिए। वो अनीश्वरवाद में विश्वास करते थे, वो अनात्मवाद में विश्वास करते थे, वो अनित्यता के सिद्धांत को मानते थे, वो प्रतीत समुत्पाद को मानते थे। उनकी ये बातें मानी है। उनकी जो लेखनी में बहुत सारी चीजें हैं, बल्कि ये जब पहली संगीत में जो संज्ञायन हुआ था, दूसरी संगीत में परिवर्तन था, चेंज किया गया था। ऐसे ही आगे चल के बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन हम वहां रहेंगे। अभी एक संगीत हुई थी जहां पर हमारे कानपुर में ही एक श्रीमान जी इस बात पर भिड़े पड़े थे कि वो राजा थे, सिद्धार्थ गौतम के पिताजी राजा थे। इस किताब में लिखा है, सुधीर राज सर ने बहुत डिटेल में समझाया उनको। और यही नहीं, सम्राट अशोक के समय में इस तरह के जो बहुत सारे पंथ हो गए थे, मूल रूप से वैसे तो सम्राट अशोक के समय में 18 पंथ हो चुके थे भगवान बुद्धिज्म में, लेकिन उनको सबको, सशक्त राजा थे तो उन्होंने खारिज किया था। उसमें से उन्होंने सिर्फ थेरवाद को ही अपनाया था। कारण क्या है कि थेरवाद में गौतम बुद्ध एक साधारण व्यक्ति थे, किसान के बेटे थे, जो वहां से ऊपर तक पहुंचे, बोधि प्राप्त हुई। तो हमको वो चीज अमल करना चाहिए जो सही है, जिस पर वैसे तो इसको विकृत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। इनको स्पिरिचुअल, बुद्धा, जैन और पता नहीं क्या क्या ढेरों हैं। यहाँ उसकी उनकी डिस्कशन की बात नहीं है। हमारा मूल जो कहना था आज के कंसेप्ट में, वो ये था कि जो सवाल लोग करते हैं, उस सवाल के लिए आप सभी लोग पढ़िए। मैं तो कहूँगा कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है, जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, कहीं भी उनके सवालों के लिए हम पहले तैयार रहें, वरना वहाँ पर उनके जो जवाब नहीं मिलेंगे तो वो निराश होंगे। और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। काउंटर क्वेश्चन भी करिए कि आपका सवाल ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति, एक तो वो है जो आपकी बात को खंडन करने के लिए ही आया है, दूसरा वो है खंडन करने के लिए सोच के नहीं आया, लेकिन उसकी नॉलेज इतनी अधकचरी है कि वो कुछ भी बोलता है। तो संघ को समझिए, संघ का माने समझिए। हम समण संघ में एक दो शब्द, जुड़ना और जोड़ने के पीछे हैं। इसके आगे की, 1000 साल आगे की, 500 साल आगे की, आप आगे चल के राजनीति में चले जाएंगे। एक सवाल ये भी था कि जब आपकी संख्या 1 करोड़ हो जाएगी या 50 लाख हो जाएगी या 10 लाख हो जाएगी, तो आप राजनीति में चले जाएंगे। संघ के गोल्डन रूल में देखिए, ऐसा कहाँ से आ गया, ऐसे कहाँ से सवाल आ गए। ऐसे इसको उत्तर भी कहते हैं, इस तरह के जो सवाल करते हैं। तो आज कुछ सवालों के जवाब मैंने आपके सामने रखे। सवाल तो बहुत सारे हैं, धार्मिक सवाल भी हैं,
और आपके हर नियम, हर गोल्डन नियम के ढेरों सवाल लोग उठाएंगे और हमको उन्हीं के सामना करना है, उन पर जवाब देना है, क्योंकि ये एक हमारी संघ एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसको अक्षुण्ण रखना ही हमारा कर्तव्य है। आज से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से हम संघ के साथ में चल रहे हैं। और नेचर को देखें अगर, तो नेचर में तो बड़ी सरल चीज समझाई गई है कि इकट्ठा रहोगे। अभी देखिएगा आप पॉलिटिकल, हालांकि पॉलिटिकल डिस्कशन का कोई मेरा यहाँ आशय नहीं है, सिर पटक रहे हैं सभी लोग, बिखरे हुए लोग। ये शुरू से मैं बात कर रहा हूं कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया में गवर्नमेंट कोई भी रही हो, 30-40% की आबादी पर राज किया है। 40-42% मैक्सिमम, एग्जैक्ट मैं आंकड़े नहीं बता पाऊंगा। बताइए, इतनी आबादी में सिर्फ टोटल का 42-40-39% पर राज करना, ये किस बात का है कि वो इकट्ठे नहीं है बाकी के लोग। वो लोग जो मुट्ठी भर हैं वो इकट्ठे हो गए, हमारे संघ को वो समझ गए और मैं नहीं समझ पाया, हम लोग नहीं समझ पाए कि भाई हमें अगर जीतना है तो इकट्ठा तो होना पड़ेगा ना, वरना फिर वही समय आ रहा है कि 40%, 38% पर हमारे ऊपर शासन होगा और हम इकट्ठे नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। डेफिनेटली हमारे इकट्ठे होने से हम राज करें ना करें, लेकिन हमारा हस्तक्षेप रहेगा, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। संघ के विषय में आप लोगों के और भी सवाल हो तो अभी निसंदेह पूछिएगा, हमारे बहुत सारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं, आज के लिए आंसर देने के लिए भी हैं। आप संघ पर जितने सवाल करोगे, लेकिन कृपया कुतर्क मत करिए, तर्क करिए, और तर्क ऐसे करिए कि आप कहीं से पढ़ के आए हों। और ध्यान रखिए कि हमारा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इस समय, बचिएगा उससे, उसमें बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें आती हैं और लोग पढ़ के उनसे उन चीजों को कोट करते हैं। अच्छी बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, उनसे लीजिए। हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे पढ़ के क्वेश्चन करिए। यहाँ क्वेश्चन के लिए कोई मनाही नहीं, चाहे जितना क्वेश्चन करिए। संघ की नीति है कि 8 से 11 का टाइम भले ही है, अगर 2 भी बज जाएंगे तो कोई उफ नहीं करेगा। और ये पहले भी हुआ, हम लोग जो है ना शुरुआती दौर में, मुझे तो एक बार का ध्यान आ रहा है कि हम 1:30 बजे तक बैठे थे और नींद नहीं आई, किसी को नहीं आ रही थी, और बहुत ही हंसी खुशी से जवाब दिए जा रहे थे, सवाल हो रहे थे, क्योंकि तब सब कुछ नया नया था। अब आप लोग सवाल करिए, अगर सिर्फ श्रोता है तो प्लीज श्रोता मत रहिए, संघ के विषय में पढ़िए। जिस क्षेत्र से आए हैं, हमारे जो धार्मिक लोग हैं वो उसमें अध्ययन करें, हमारे महापुरुषों की बात सुने। जिनको राजनीति का वो है, तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, बाबा साहब कभी भी ये जो सामाजिक परिवर्तन के बगैर पॉलिटिकल परिवर्तन नहीं चाहते थे, पॉलिटिकल सत्ता नहीं चाहते थे, और ये संभव भी नहीं है। आपने आज मुझे ये आदेश दिया, संघ ने आदेश दिया, और आपने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना। आप लोग सवाल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। संगम नमामि।